This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम शुक्र धातु की चर्चा करने वाले हैं। सप्त धातुओं के श्रृंखला में शुक्र धातु जो है वो 7वां धातु है और विशेषतः शुक्र धातु से हम केवल और केवल पुरुष शरीर के शुक्र धातु यानी सीमेन को ही लेते हैं, लेकिन स्त्री शरीर एवं पुरुष शरीर दोनों में शुक्र धातु विद्यमान होता है, क्योंकि रसादि सप्त धातु जो है वो मनुष्य शरीर में विद्यमान होते हैं। ऐसा अपने शास्त्रों का सिद्धांत है। आयुर्वेद शास्त्र हर एक ग्रंथ में उसी प्रकार से वर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र धातु यह शब्द सीमेन के लिए पर्याय शब्द रूपी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उसका सीमित अर्थ बहुत सारे लोग शुक्र धातु यानी केवल सीमेन या वीर्य इस दृष्टि से लेते हैं। लेकिन शुक्र धातु जो है वो अन्य जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ये धातुएं हैं, वैसे ही शुक्र धातु भी पुरुष शरीर एवं स्त्री शरीर दोनों में विद्यमान रहते हैं। जब मैं ये लेक्चर सीरीज ले रहा हूं तो मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का विशेषतः, क्योंकि विशेषतः बीएमएस के स्टूडेंट्स फोकस करके हम ये लेक्चर सीरीज ले रहे हैं और उस पे यूट्यूब पे भी पोस्ट कर रहे हैं, ताकि दूर दराज के विद्यार्थियों को इसका फायदा हो सके। और वैसे हो भी रहा है, ये जानकर मैं बहुत ही उत्साहित और प्रफुल्लित हूँ और उससे मुझे ऊर्जा भी मिलती है। जैसे अगर साउथ से कहे, नॉर्थ से कहे, ठीक है, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, सभी जगह से रिस्पांस इसको, राजस्थान हो और फिर कुछ फ्रेंड्स जो है विद्यार्थी मित्र वो उड़ीसा से भी जुड़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कमेंट्स में, कुछ साइलेंट है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये समय की मांग और आवश्यकता है कि इस वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है आयुर्वेद के, वो समझ में आए। इसके लिए उत्कृष्ट माध्यम मैं समझता हूँ और इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। आते हैं दोबारा अपने मुख्य विषय पे, सप्त धातु। तो रसासृंग मांस मेदोस्थि मज्ज शुक्राणि धातवाः सप्तदुष्या मलामूत्र शकृत स्वेदादयो। तो सप्तदुष्या तक का सीमित जो है, आज हम ये टॉपिक जो है वो हमारा धातुओं के ऊपर का जो है वो हम चर्चा कर रहे हो। तो शुक्र धातु सप्तु है और शुक्र धातु से प्रायः सीमेन ओवम इस प्रकार से लिया जाता है, लेकिन ये केवल उसके व्यक्त स्वरूप है, परंतु शुक्र धातु जो है संपूर्ण शरीर में हर एक पेशी में विद्यमान रहता है, जैसे कि अन्य धातु है। ठीक है, आगे जाएंगे। अभी ये सप्त धातुओं की गणना करने के बाद शुक्र क्या है, तो इधर पेट्री डिश आपको दिखाई दे रही है लैब की, और उसमें सीमेन सैंपल भी दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्त करने के लिए है कि शुक्र शब्द से निर्मल एवं शुक्ल वर्ण ये अर्थ निकलता है, इसलिए उसको शुक्र कहा गया है। और पर्याय आगे हम विस्तृत रूप से उसको देखने वाले हैं। शुक्रम तेजो रेतसी च बीज वीर्य इंद्रियाणि च, ऐसे अमरकोश में उसके पर्याय आए हैं, सिनोनिम्स आए हैं। अभी संस्कृत भाषा दृष्टि से ये शब्द बनता कैसे है, तो शब्द कल्पद्रुम में इसकी विस्तृत रचना जो है वो किस प्रकार से निरुक्ति बताई है वो हमें मिलता है। तो शोचित सुच्यते वीर्यते विक्रांत, यानी शुच धातु में रक प्रत्यय लगकर शुक्र धातु या सॉरी शुक्र शब्द बनता है। तो इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑल दिस nirukti or etymology describes that it is having white color mainly, and it is used mainly to express the purity, holiness and the regeneration of power. Okay, so coming to the next slide. तो अभी हमने देखा
निरुक्ति के बाद व्याख्या, अमरकोश में जो व्याख्या आती है वो रेतस इस प्रकार का सिनोनिम उसको दे के उसकी रचना व्याख्या की गई है। रि शब्द जो है गति ही ईशन्यो रियते गच्छते शरीराद वही मैथुन काले इति रेतसाः। That is, this is the body substance which comes out during the coitus. That is the, it is called रेतस। तो रेतस शब्द शुक्र धातु के अलावा मेरे हिसाब से वो जो है, मेरे दृष्टि से वो विशेषतः वीर्य यानी सीमेन के लिए आया है, न कि शुक्र धातु के लिए। इसलिए शुक्र और शुक्र धातु ऐसे हमने शब्दों की रचना करना आवश्यक हो जाता है। तो रेतस, वीर्य, शुक्र ये शब्द आएगा सीमेन के लिए, और शुक्र धातु जब शब्द प्रयोग करेंगे तो वो सप्त धातुओं से जो धातु है उसके लिए प्रयुक्त करना सुनियोजित या समग्र रहेगा, या वही सही रहेगा। अभी पर्याय विस्तृत रूप से देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि उसका तेज, रेतस, बीज, वीर्य, इंद्रिय इस प्रकार से शब्द है। तो विशेषतः अमरकोश और मर्त्यकांड इन दो ग्रंथों में से हमने ये सिनोनिम्स यहाँ पे लिए हैं। तो उसमें आनंद, प्रभव, पुंसत्व, पौरुषम, प्रधान धातु इस दृष्टि से उसको सिनोनिम्स आए हैं। तो उसके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मज्जा समुद्भव। तो पूर्वो धातु परम कुर्यात इस न्याय से क्रम परिणाम पक्ष से शुक्र धातु की निर्मिति जो है रसाद रक्तम ततो मांसम इस प्रकार से मज्जा धातु से हुई है। यानी मज्जा धातु के निर्मिति के वक्त हम आगे उसको देखने वाले हैं। तो उसमें शुक्र धातु जो है वो शुक्र पोषक अंश निर्माण होता है और उसी से शुक्र धातु का पोषण या निर्मिति होती है, इसलिए उसको मज्जा समुद्भव कहा है। दूसरा सिनोनिम है आनंद प्रभव। तो वह जो है वो परमानंद, विशेषतः जो स्त्री और पुरुष शरीर का मिलन होता है उस वक्त जो आनंद उत्पन्न होता है वो उस वजह से होता है, तो उसको आनंद प्रभव शब्द कहा है या पर्याय कहा। तीसरा है वीर्य। तो वीर्य का मतलब पोटेंशियल ऐसा ही होता है, एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा या शक्ति इस अर्थ से। जो द्रव्य गुण विज्ञान में वनस्पतियों का उष्ण, शीत, वीर्य ऐसे शब्द आप द्रव्य गुण विषय में देखोगे तो उसमें वीर्य यानी शक्ति इस अर्थ से वहां पे शब्द प्रयोग किया है, तो वैसे अर्थ लेना चाहिए। रेतस, तो रेतस का अर्थ हमने थोड़ी देर पहले ही देखा डेफिनेशन में कि जो स्त्री और पुरुष शरीर का संयोग होने के बाद जो उत्पन्न होता है, जिसकी व्यक्ति होती है, वह बाहर निकलता है, इजाकुलेट होता है, इसलिए रेतस। बहुत सारे ये जो शब्द है ये केवल अपने, हमें ऐसे लगता है कि स्त्री विशिष्ट शरीर में ये बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो स्त्री विशिष्ट शरीर में भी ये आनंद प्रभव, वीर्यम, रेतस ऐसे विविध शब्द आते हैं। हालांकि वो स्त्री शरीर का विषय है। स्त्री रोग विज्ञान विषय में हमें कभी मौका मिलेगा तो आपको स्त्री शुक्र समझाने का हम कोशिश करेंगे। उसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी ऑनलाइन रिसर्च जर्नल, पीयर रिसर्च जर्नल में पब्लिश हो चुका है, तो स्त्री शुक्र आप वहां भी देख सकते हो। आगे पांचवा सिनोनिम है पौरुषम। तो दैट इज, इट इज प्रेजेंट इन पुरुष। तो पुरुष यानी केवल फिर पुरुष शरीर या मेल बॉडी नहीं है। 6 बीज। तो बीज यानी सीड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ बीज, जिसमें उत्पादक क्षमता है नवनिर्मिति की। इट हैज रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सो पुनरुत्पादन सामर्थ्य होने की वजह से उसको बीज या सिनोनिम है। ठीक है, अभी सबसे पहले देखेंगे उसका स्थान, यानी वो शरीर में शुक्र धातु रहता कहाँ है। तो शुक्र धातु का विशेषतः जैसे अन्य धातु है वैसे ही संपूर्ण शरीर, एंटायर बॉडी इज द लोकेशन और साइट ऑफ शुक्र धातु। तो यहाँ पे सुश्रुत शास्त्रांत चौथा अध्याय और चरक चिकित्सा स्थान 2nd चैप्टर के रेफरेंसेस आपको सामने दिखेंगे, जहां पे उपमान प्रमाण से बहुत अच्छी तरीके से ग्रंथकारों ने हमने समझाया है। जैसे पहला उपमान दिया है यथा पयसी सर्पी, यानी दूध में जैसे घी या
घृत रहता है उस प्रकार से। सर्पी यानी घी, घृत मराठी मध्ये तूप, जैसे दूध में घी होता है उस प्रकार से संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर यानी दूध है, और उसमें जैसे घी दिखाई नहीं देता दूध में, वैसे ही संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है। आगे बताया है गुढ़श्च इक्षौ रसौ, यानी जो शुगर केन जूस है, उसमें शुगर केन यानी इक्षु रस जो है वो हमें शुगर केन यानी वो इक्षुदंड में दिखाई नहीं देता। वो कांड में इक्षु के नहीं दिखाई देता, लेकिन उसमें इक्षु रस होता है। जब हम उसको चबाते हो तो उसको फील करते हैं, उसमें से वो निकलता है, या चरक में डालते हैं तो उसको निकलता है शुगर केन जूस। समर सीजन में बहुत सारे हम सभी लोग पीते हैं, तो वो बाहर से दिखाई देता है क्या, वो इक्षु कांड में जहां चित्र यहाँ पे दिया है आप, तो यहाँ पे आपको इस इक्षु रस कहीं नहीं दिखाई दे, लेकिन विशिष्ट प्रक्रिया से जैसे उसको चरक में डाला जाए तो बाहर निकलता है रस उससे। वैसे ही दूध का अगर दही बनाए, दही को मथे हम, तो उसमें से नवनीत निकलेगा, और नवनीत को गर्म करेंगे तो फिर उससे सर्पी यानी घी निकलेगा। वैसे ही विशिष्ट प्रक्रिया से वहां व्यक्त होता है शुक्र धातु, जैसे इक्षु रस, जैसे घी। शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्यात् भिषग्वराः, तो श्रेष्ठ वैद्य ने ये जानना चाहिए, ऐसे सुश्रुताचार्य बताते हैं। उसी प्रकार से शरीर में शुक्र होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स देके हमें बताते हैं। चरक चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय में हमें और एक रेफरेंस मिलता है, वही एग्जाम्पल है। वहां पे रस इक्षु, ये तो पहले ही देखा, यानी इक्षु रस है इक्षु में। दधनी सर्पी यानी दधी में, कर्ड में घी होता है। तैलम तिले, ये तीसरा उपमान है। तो तिल में यानी सीसेम सीड में सीसेम ऑयल है। यथा, यथा तथा ऐसे शब्द प्रयोग जहां भी आते हैं हमारे शास्त्र में, तो उपमान प्रमाण से, एनालॉजी से, सिमिलैरिटी से वो दृष्टांत देके हमें विषय को ग्रंथकार समझाते हैं। सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा, तो इस प्रकार से थ्रू आउट द होल बॉडी दैट शुक्र धातु इज प्रेजेंट। सेकंड, जैसे संपूर्ण शरीर एक स्थान हमने देखा, उसके दो हमने रेफरेंसेस देखे, और उसमें तीन उप। कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आती है श्लोक पठन करने में या कंठस्थ करने में, तो वो बिल्कुल साइंटिफिक लैंग्वेज में, अगर उनके नेटिव लैंग्वेज हिंदी है या अंग्रेजी आप लिख रहे हो या कन्नड़ में लिख रहे हो, तो जो भी है, लेकिन उस शास्त्रीय शब्द की परिभाषा हमने, या परिभाषा यानी जो शास्त्र की परिभाषा है, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजीज, वो वैसे ही यूज करनी चाहिए, उसको तोड़ मोड़ नहीं सकते हम। शुक्र, क्योंकि मुझे एक मध्य प्रदेश के बच्चे ने प्रश्न पूछा था कमेंट्स में, हम हिंदी में पेपर लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल बेटा लिख सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाएंगे विषय की तरफ। शुक्र वह स्रोतस, तो आयुर्वेद में जो भी संस्थान यानी फिजियोलॉजी में सिस्टम है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, तो वैसे ही आयुर्वेद में एक स्रोतस संकल्पना है, या स्रोतस सिद्धांत है, संकल्पना नहीं बोलना चाहिए, सिद्धांत है शास्त्र का। तो क्रियात्मक और रचनात्मक दोनों दृष्टि से वर्णन किया हुआ है, इसीलिए हमारी ये लेक्चर श्रृंखला का नाम हमने आयुर्वेदीय शारीर रखा है। तो शुक्र वह स्रोतस में क्या होता है, विशेषतः शुक्र धातु का वहन होता है, निर्मित उत्पत्ति यानी निर्मित होती है, और उसको व्यक्त भी किया जाता है, यानी इजैकुलेशन भी होता है। तो दैट होल सिस्टम इज कॉल्ड एज शुक्र वह स्रोतस। तो सुश्रुताचार्य जी, और हमें पता है कि हर एक स्रोतस के दो मूल स्थान बताए हैं सुश्रुताचार्य, चरकाचार्य। तो सुश्रुताचार्य जी स्तन और वृषण, ये दो मूल स्थान बताते हैं, ठीक है। और चरकाचार्य जी ये वृषण और शेफ यानी टेस्टिस और पेनिस, ये मूल स्थान बताते हैं। तो ये हमें डिफरेंस याद में रखना है।
तीसरा लोकेशन है वो शुक्रधरा कला। कलाओं का वर्णन जो है तो विशेषतः विष प्रयोग शरीर पे होता है या विषबाधा होती है, तो उसका वहन या संचरण किस पद्धति से शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्टेक्स्ट शुक्रधरा कला कला टॉपिक इज एक्सप्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड। सो शुक्रधरा कला जो है विशेषतः वो वृषण यानी टेस्टिस और संपूर्ण शरीर सर्व शरीर व्यापिनी, ठीक है, इस प्रकार से कहा है। तो सर्व शरीर शुक्रधरा कला में विद्यमान। देखिए हमने सर्व शरीर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अन्य धातु तो है ही हर एक यानी संपूर्ण शरीर में, लेकिन धातु सर्व शरीर व्यापी है। क्यों, कैसे समझना चाहिए? देखिए, प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, यानी गर्भोत्पादन यह कर्म जो है वो श्रेष्ठ कर्म बता। गर्भोत्पाद है शुक्र धातु का। अभी इसको कैसे समझेंगे? तो गर्भोत्पादन यानी के प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, यही कार्य नहीं है। देखिए, गर्भ यानी प्रत्येक पेशी, वो चाहे रस की पेशी हो, रक्त की पेशी हो, मांस की पेशी हो, और उपधातु की पेशी हो, जो भी है, तो उन पेशियों को गर्भ संज्ञा है, ये हमने समझने की बात है। और पेशियों का कोई भी हो, रस की हो, रक्त की हो, उनका नूतन निर्मिति करना, उत्पत्ति करना, यह शुक्र धातु का कार्य है। और फिर नेक्स्ट प्रोजेनी उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना, यह भी एक कार्य है उसमें से। तो इसीलिए वो सर्व शरीर व्यापी है, ठीक है। देखिए, सर में अगर घाव लगता है तो वो जख्म भरती है कि नहीं भरती है? पाँव में लगता है तो भरती है कि नहीं भरती है? तो इसलिए भरती है, जरूर जख्म भरती है। यानी नवपेशियों का निर्माण सर में भी होता है, पाँव में भी होता है, पेट में भी होता है। तो वह शुक्र धातु जो है इस प्रकार से सर्व शरीर व्यापी है। शुक्र की निर्मिति, शुक्र धातु की कहना चाहिए, वो उत्पत्ति या निर्मिति या उसका क्या करना, परिणमन, ये तीनों शब्द का अर्थ एक ही है, उत्पत्ति, निर्मिति या परिणमन। इसका अर्थ है फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर धातु, हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट शुक्र धातु। तो रेफरेंसेस पूरे यहाँ पे कोड किए गए हैं। चरक चिकित्सा स्थान 15वां, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय, अष्टांग हृदय शारीर स्थान 30 अध्याय, 14वां अध्याय, इस प्रकार से जो रेफरेंसेस है, और चरक चिकित्सा स्थान 2रा अध्याय। तो ये हम जानेंगे अभी विस्तार से इन श्लोकों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात जो ये सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय का रेफरेंस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, शुक्र धातु जो है वो व्यक्त होने की विशिष्ट आयु है, ठीक है। या इसका मतलब ऐसे नहीं है कि बालक होता है तो उसमें शुक्र धातु विद्यमान ही नहीं होता, इसलिए ये श्लोक उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिर यथा तथा शब्द का प्रयोग किया है, यानी उपमान प्रमाण, एनालॉजी, जो हम देख सकते हैं उन चीजों की उपमा या दृष्टांत देके हमें जो चीजें दिखाई नहीं देती उसका वर्णन हमें मिलता है, उसका वर्णन किया है, तो उससे विषय आसानी से समझ में आता है। यथा ही पुष्प मुकुलस्थो गंधो न शक्यम इह अस्ति इति वक्तु नैव नास्ति इति अथ चास्ति सताम इत्यादि। तो इन द बिगिनिंग शुक्र धातु इज प्रेजेंट इन द लैटेंट फॉर्म, दैट मीन्स शुक्र धातु जो है वो शरीर के यानी अपने व्यक्ति के आयु की पूर्वावस्था में यानी बाल्यावस्था में वो अव्यक्त होता है, और वो जब वही शरीर जब तरुण हो जाता है, एट द एडोलेंस एज, growth of shukra dhatu is stimulated and from latent form it begins to manifest। तो अव्यक्त से वो शुक्र धातु व्यक्त अवस्था में, विशिष्ट अवस्था में आता है, और यह जो क्रिया होती है वो 16 वर्ष से चालू हो जाती है, ठीक है। और किन्हीं शरीरों में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। 16 वर्ष आयु से उसको व्यक्ति होना चालू होता है, और वो उसको पूर्णत्व आता है 25 सालों तक।
तो इस प्रकार को जानना चाहिए। एग्जाम्पल जो दिया है तो कली का दिया है। जैसे गंध इत्यादि पुष्प के गुण जो है वो कली में, फूल की कली में नहीं होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन कली का गंध उतना नहीं आता। वही कली जब पुष्प रूप ले लेती है तो वो गंध इत्यादि उसके जो गुण है वो व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से विशिष्ट अवस्था में शरीर की, यानी एडल्ट एज में वो शुक्र धातु व्यक्त हो जाता है। ठीक है, आगे जो है स्थूलो भागो मज्जा सूक्ष्मम सूक्ष्मः शुक्रम, ये जो है वो त्रिधा परिणमन है। डलनाचार्य जी ने उसको अधिक स्पष्टता से बताया है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, यानी क्या है वो अभी अभी उसको आपको समझा दूं। तो शुक्र वह स्रोतस में मज्जा धातु से जो शुक्र पोषक अंश मिलता है, उस शुक्र पोषक अंश के ऊपर शुक्र वह स्रोतस में शुक्र धात्वग्नि की प्रक्रिया होके उसके 3 भाग उत्पन्न होते हैं, या परिणमन त्रिधा होता है। तो पहला तो हो गया स्थाई जो है वो शुक्र धातु। ओके, दूसरा जो है वो हो गया नेक्स्ट पोषक अंश, ऐसा यहाँ पे नहीं बताया है। तो स्थूलो भागाः शुक्रम एव स्नेह भागाः सूक्ष्म तेजो भूतम ओजाः, यानी जो सूक्ष्म भाग होता है उससे ओज उत्पन्न होता है। और यहाँ पे डलनाचार्य जी शुक्र से मल की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे द्विधा परिणम है, त्रिधा परिणमन नहीं। ठीक है, तो सौक्ष्म्यात् न अभिव्यज्यत इति, यही डलनाचार्य जी बताते हैं, वो जो सुश्रुत 14-18 पे टीका करते हुए, कि वो जो शुक्र धातु है वो सूक्ष्म होने की वजह से, यानी कि अव्यक्त होने की वजह से वो अभिव्यजत, यानी उसको व्यक्त नहीं कर पाता या व्यक्त नहीं होता है, तो वो लैटेंट फेज में रहता है। अभी स्त्रीणाम शुक्रम न गर्भाय भवेद गर्भाय च आर्तवम इति, तो ये जो सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय में चक्रपाणि दत्त की टीका है, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदा आगे जो सुश्रुत शारीर स्थान दूसरे अध्याय का रेफरेंस है वो भी इस दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो ये तो चरक चिकित्सा स्थान दूसरा हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो कृष्ण देहाश्रितम शुक्रम प्रसन्नम मनस सताः स्त्रीषु व्यायच्छतश्चापि हर्षात् तत् संप्रवृत्ते। तो स्त्रीणाम शुक्रम न गर्भाय भवेद गर्भाय च आर्तवम, तो स्त्री शुक्र जो है उसकी व्यक्त अवस्था आर्तव स्वरूप है। जैसे पुरुष शरीर यानी मेल बॉडी में उसकी व्यक्त अवस्था सीमेन की दृष्टि से है, या सीमेन रूपी उसकी व्यक्त अवस्था होती है, तो वैसे ही स्त्री शरीर में शुक्र जो व्यक्त होता है वो आर्तव फॉर्म में होता है व्यक्त। ठीक है, तो इस प्रकार से चक्रपाणि दत्त हमें समझाते हैं, यानी स्त्री शुक्र भी होता ही है, उसका स्वरूप व्यक्तावस्था का जो है आर्तव। और आर्तव इस शब्द से स्त्री बीज एवं उसके जो बाकी मटेरियल रहता है, वो जो मासी मासी रजस्त्री नाम उस प्रकार से बाहर आता है, उसको भी उसका ही स्वरूप जानना चाहिए। आर्तव को स्त्री बीज, तो उसको अंत पुष्प बहि पुष्प ऐसे पद्धति से भी आगे स्त्री शरीर में बताया है। जब आप स्त्री रोग विज्ञान विशेष रूप से उसकी जानकारी लोगे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। अभी देखिए, ये जो शुक्र धातु व्यक्त होता है तो वो कब व्यक्त होता है? तो संस्पर्शन, यानी स्पर्श से। तो तेन केशादौ संस्पर्शन अव्याप्ते शुक्रम अपि न अस्ति इति दर्शयति। तो स्त्री से संपर्क के बाद ही वो प्रसन्न मन की अवस्था में, हर्ष अवस्था में उसका प्रवर्तन होगा। ठीक है, आगे जाएंगे। तो गर्भावस्था में उत्पत्ति उसकी कैसे होती है, और फिर
पांचभौतिक संगठन हम समझने का कोशिश कर रहे हैं इस स्लाइड से। तो विशेषतः गर्भावस्था में यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मातु के यानी माता के आहार रस से ही वो फीटस की जो है वो शुक्र धातु का पोषण होगा या निर्मित होगी। वो जब बच्चा जन्म लेता है, उसका बालक स्वरूप हो जाता है, गर्भ का वो बालक हो जाता है, तो वो पांचभौतिक उत्पत्ति जो है वो विशेषतः सौम्य यानी जलीय तत्व से प्रधान होती है। यानी पंचमहाभूतों में से जल तत्व जो है, आप्य द्रव जो है वो प्रधान होता है। सुश्रुताचार्य जी के सूत्र स्थान के 15वें अध्याय की भानुमति टीका में ये स्पष्ट लिखा है, शुक्रम आप्यम च सौम्यम शुक्रम। ठीक है, तो ये उसके गुण भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जल के जो गुण रहेंगे, आप महाभूत के जो गुण रहेंगे, वही प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शुक्र धातु के भी रहेंगे। अभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले हमने समझने की कोशिश की, वही श्लोक यहाँ पे है इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये परिणमन से जो है वो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ठीक है, इस प्रकार से उसका उत्पत्ति होती है। तो ये जो परिणमन है वो किस प्रकार से होता है, देखिए अगेन यहाँ पे मैंने जैसे समझा आपको, मज्जावह स्रोतस में जो है वो यहाँ पे निर्माण होता है शुक्र पोषक अंश। ओके, तो वही यहाँ पे समझाया है, मज्जावह स्रोतस में मज्जा धातु अग्नि की क्रिया होती है और वंश से स्थूल भाग तैयार होता है, उसको स्थायी पोष्य धातु। ठीक है, तो मज्जा धातु तैयार होता है और सूक्ष्म भाग जो है वो शुक्र पोषक अंश होता है। ठीक है, और वहां पे मल जो तैयार होता है, तो ये हमने पहले अपने मज्जा धातु के लेक्चर में देखा है। तो वहां पे मल स्वरूप स्नेह उत्पन्न होता है, विशिष्ट स्थानों पे वो मज्जा स्नेह दिखता है, जैसे सॉरी नेत्र में जैसे नेत्रमल होता है, उसको भी मज्जा का स्नेह कहा है, सॉरी मल कहा है। तो पोषक शुक्र धातु जो है यहाँ पे तैयार होता हुआ मज्जा वह स्रोतस में, वो पोषक शुक्र जो है वो शुक्र वह स्रोतस में आके वहां पे शुक्र धातु अग्नि की क्रिया होती है और उससे पोष्य शुक्र धातु यानी वो जो स्टैटिक जो है वो फेज का शुक्र धातु एक्चुअल शुक्र का मटेरियल तैयार होता है। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। मज्जा धातु के रिप्रेजेंट यहाँ पे दिया है बोन मैरो, यहाँ पे दिया है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन। वो मज्जा शुक्र व स्रोतस में शुक्र धातु अग्नि की प्रक्रिया होती है और उससे यहाँ पे शुक्र धातु की निर्मित होती है। हालांकि यहाँ पे केवल देखिए स्त्री बीज और पुरुष बीज दोनों दिखाए हैं, तो शुक्र धातु दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इस तरीके से ये चित्र को आप जान सकते हो। ये कहाँ पे बताए हैं, सुश्रुताचार्य जी के सूत्र स्थान के 14वें अध्याय की 10वें श्लोक की टीका में हमें दलहनाचार्य निबंध संग्रह जिनके टीका का नाम है वो समझाते हैं। अब ये परिणमन जो होता है वो परिणति काल कितना समय उसको लगता है। तो अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत दो ओपिनियंस है, हमें पता है ये। तो संतत्या भोज्य धातु नाम परिवृत्तिस्तु चक्रवत, तो निश्चित काल जो है ये सतत प्रक्रिया होने की वजह से डेफिनेट टाइम जो है वो नहीं बताते हैं चरकाचार्य जी, और सुश्रुताचार्य जी उसको 3015 कला यानी 5 दिन जो है आहार रस प्रत्येक धातु में रुकता है, तो 5वां दिन जो है इस प्रकार से शुक्र धातु जो है आहार रस से 30वें दिन बनता है। इस प्रकार से सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। अब देखिए सुश्रुत जो है वो हमें समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, वो 3 प्रकार की धातु गति बताते हैं। तो इसको धातु गति को जानना चाहिए, वहां पे वो विभिन्न उदाहरण भी देते हैं। तो वो धातु पाक गति है, पाक यानी पचन, धातु की निर्मित। तो उस जो धातु की गति है या निर्माण की पद्धति है उसको वो समझाते हैं विविध गतियों से। तो वहां पे उदाहरण उन्होंने दिया है वेव्स ऑफ द साउंड यानी ध्वनि वहन जिस पद्धति से होता है, लाइट यानी अर्ची प्रकाश स्रोत का वहन जिस पद्धति से होता है, और जल यानी पानी का वहन जिस पद्धति से होता है, उनका संतान यानी उनके
वहन जिस पद्धति से होता है, संता स शब्द अर्ची जल संतानवत अनुना, इस प्रकार से बताए। तो इसको समझेंगे हम। द वेव्स ऑफ वाटर मूव्स स्लोली। On this analogy, it takes 1 month of rasa to be converted into shukra. ओके, अभी देखिए इसको कैसे जानना चाहिए। तो यह समझने के लिए आप धात्वग्नि अगर किसी व्यक्ति की दुर्बल है, वीक है, तो उसके लिए 1 महीना का समय यानी 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो उसका वहन जो है वो पानी के जैसे होगा, स्लोली, एज कंपेयर टू। यहाँ पे 3 उदाहरण दिए हैं, एक तो ध्वनि का वहन, एक तो प्रकाश का वहन और पानी का वहन। तो पानी का वहन इन तीनों में सबसे स्लो होता है, इसलिए उसको दुर्बल धात्वग्नि का उदाहरण दिया है। ठीक है, और ये मैं क्यों बता रहा हूं, अपने मन से नहीं बता रहा हूं। शब्दादि दृष्टांत रूपेण तीक्ष्ण मध्य मंद अग्नयो निर्दिष्टा, डलनाचार्य अपनी निबंध संग्रह टीका में खुद स्पष्ट करते हैं कि ये जो दृष्टांत दिए हैं, शब्द वहन, प्रकाश का वहन और पानी का वहन, ये अग्नि को दर्शाता है उस व्यक्ति को। यानी ऐसा नहीं है कि उनको निश्चित पता ही नहीं था। देखिए, आयुर्वेद इज अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हर एक की अग्नि भिन्न है। तो अगर मंद अग्नि है उस व्यक्ति की, तो उसको 1 महीना 30 दिन लगेंगे। The waves of the sound are faster than the water, और इसीलिए उसका दृष्टांत दिया है। तो रस से शुक्र के मिलने बनने के लिए वहां पे मध्यम अग्नि अगर होगा तो मध्यम समय लगेगा। ठीक है, हम यहाँ पे 30 दिन की अगर तुलना करेंगे तो 15 दिन लगेंगे। और द वेव्स ऑफ लाइट, दैट इज प्रकाश का जो वहन है, वो सबसे फास्ट होता है, तुरंत होता है। तो ये दृष्टांत दिया है अग्नि जब उसका उस व्यक्ति का तीक्ष्ण होगा तब। तो धात्वग्नि अगर वेरी स्ट्रांग यानी तीक्ष्ण रहेगा तो शुक्र धातु की उत्पत्ति तुरंत हो जाएगी। तो इसको अन्य भाषा में भी हम समझ सकते हैं, जो केदार कुल्या न्याय, क्षीरदधि न्याय और खले कपोत न्याय, इस पद्धति से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो वो धातु पोषण न्याय में हम देखेंगे। यह श्लोक पुनरावृत्ति आपको लगेगी। केचित आहु अहोरात्रात षड्हात परे अपरे परे मासे ने याति शुक्रत्वम अन्नम पाक क्रमादि। तो अष्टांग हृदयकार इसको कोट करते हैं कि कुछ आचार्य जो है, सभी मतों का वो वहां पे उल्लेख करते हैं, कोट करते हैं कि अहोरात्र यानी 24 घंटे में वो तैयार हो जाता है। कुछ कहते हैं उसके लिए 6 दिन लग जाते हैं, और कुछ कहते हैं उसको 30 दिन लग जाते हैं या 1 महीना लग जाता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सभी मतों का आदर करते हुए उसको कोट किया है। तो इसको कैसे समझेंगे हम? अभी हमारे निबंध संग्रह का जो रेफरेंस है यहाँ पे, सुश्रुत सूत्र स्थान 14वें अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर जो डलनाचार्य जी की टीका है, और अष्टांग हृदय शारीर स्थान के 3रे अध्याय का ये जो श्लोक है, उसको कैसे समझेंगे? अगर तीक्ष्णाग्नि है यानी धात्वग्नि अगर अच्छा काम कर रहा है उस व्यक्ति में, तो वह 24 घंटे में शुक्र धातु तैयार हो जाएगा आहार रस से। ठीक है, अगर वो मध्यम है तो 6 दिन में तैयार हो जाएगा। ओके, और अगर वो मंद अग्नि है, वीक है, धात्वग्नि दुर्बल है, तो उसको बनने में 30 दिन लगेंगे। तो ये हो गया समुचित उसका अर्थ हमारे शास्त्रों को निकाला, और हमारी दृष्टि हमेशा इसी तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र जो है वो प्रमाण है, आप्त प्रमाण है, और आप्त प्रमाण से ही सभी अन्य प्रमाणों का शुरुआत होती है। आगे जाएंगे। प्रमाण, तो शुक्र धातु संपूर्ण शरीर व्याप्त है, लेकिन शारीर स्थान में चरकाचार्य जी हमें समझाते वो अर्ध अंजलि शुक्रस्य, अर्ध अंजलि यह प्रमाण है। ठीक है, तो देखिए गुण और कर्मों से इसको जानना चाहिए, ये धन्वंतरी संप्रदाय विशेषता हमें समझाता है। और इसीलिए उन्होंने जो सजेस्ट किया है, तो वो क्षय और वृद्धि जो है वो शुक्र की विकृति के तौर पे उन्होंने समझा है, उन्होंने प्रमाण वहां पे स्पष्ट नहीं बताए। ठीक है, तो अंजलि प्रमाण तो हम समझ सकते हैं अंजलि क्या है।
तो इस चित्र से हम समझ सकते हैं। उपधातु, शुक्र के उपधातु कौन कौन से हैं? उपधातु उसको क्या कहेंगे हम? बाय प्रोडक्ट कहेंगे, सब टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो समझने के लिए आप ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, शुक्र धातु इज द मोस्ट प्योरेस्ट धातु, तो उसका कोई उपधातु नहीं होता। लेकिन शारंगधराचार्य जी, जो लघुत्रयी में से शारंगधर संहिता है, वहां पे वो ओज को उपधातु बताते हैं शुक्र का। तो ये जो श्लोक है वो कोटेशन उन्होंने दिया है। तो ओजश्च सप्तमम, तो ओज जो है वो सप्तम धातु का यानी शुक्र धातु का उपधातु शारंगधराचार्य जी बताते हैं। शुक्र धातु के मल, तो सबसे पहले तो अष्टांग हृदय चार्य स्थान में कफ पित्त मलाखेशु प्रस्वेदो नखरोमच स्नेहोक्षी त्वग विषाम ओजो धातु नाम क्रमशो मलाहा। तो अष्टांग हृदय का ओज को शुक्र धातु का मल बताते हैं, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि शारंगधराचार्य जी उपधातु ओज को बताते हैं, लेकिन वो मल जो बताते हैं तो वो मल विशिष्ट पद्धति से बताते हैं। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वक्त्र स्निग्धता, तो वक्त्र स्निग्धता के लिए ये पिक्चर मैंने लिया है यहाँ पे समझने के लिए। तो चेहरे की जो स्निग्धता है, नेचुरल उसका जो हम क्या कहेंगे मॉइस्चर है, जिससे स्किन अट्रैक्टिव दिखती है, तो वो वक्त्र स्निग्धता वो जो है वो मल है शुक्र धातु का। युवान पीड़ का पिंपल्स, इसके लिए दूसरा चित्र लिया है समझने के लिए, ठीक है। तो दैट इज द पीटिका, युवान पीटिका किंवा मुखदूषिका ऐसे भी उसको कहा जाता है। तो ये शारंगधराचार्य जी के दृष्टि से शुक्र धातु का मल है, ठीक है। तो ये दो मल बताते हैं। और एक दूसरे रेफरेंस के कोटेशन में वो विशेषता बताते हैं त्वक स्नेह, ठीक है। तो ये वक्त्र स्निग्धता और त्वक स्नेह यानी शरीर की दूसरी त्वचा में स्थित जो स्नेह है वह भी शुक्र धातु का मल है। इसलिए शुक्र सार व्यक्ति में त्वचा जो है वो नैसर्गिक दृष्टि से बहुत ही अट्रैक्टिव, स्निग्ध, मॉइस्चर युक्त ऐसी होती है, ठीक है। तो आगे समझेंगे ये जो शुक्र धातु है उसके गुण जो है वो क्या क्या है। तो ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये विभिन्न हमारे ग्रंथों में से रेफरेंस है। हम इसको क्लिनिकल दृष्टिया वहां पे प्रत्यक्ष हमारे ग्रंथकारों ने जो कोट किया हुआ है वो सब यहाँ पे वो रेफरेंसेस लिखे हैं। बहलम मधुरम स्निग्धम आविश्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुच यत् शुक्रम फलवत असंशयम। तो ये प्रशस्त शुक्र के यहाँ पे चरकाचार्य जी लक्षण बताते हैं, ठीक है। तो इसको एक एक दृष्टि से हम यहाँ अंग्रेजी में लिखा है उस दृष्टि से समझाएंगे। सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, वहां पे उपमा देते हैं स्फटिकाभम, स्फटिक जैसी, द्रव, स्निग्ध, मधुर और मधुगंधी, ठीक है। ये वो लक्षण बताते हैं, सॉरी गुण बताते हैं। और फिर केचित्तु, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं तैल क्षौद्र निभम तथा, ठीक है। तो यहाँ पे स्निग्ध मधुर ऐसे है, लेकिन कुछ लोग उसको तेल जैसा या क्षौद्र यानी शहद जैसा, हनी जैसा भी बताते हैं। और बताते हैं चरका चिकित्सा स्थान ग्रहणी चिकित्सा में, और एक बार सॉरी 30वां अध्याय में, ग्रहणी में नहीं, तो स्निग्ध घन पिच्छिल मधुर और अविदाही, ये शुद्ध शुक्र के लक्षण बताते हैं। वहां पे उन्होंने श्वेत वर्ण लिखा और फिर एक बार स्फटिक की उपमा दी, ठीक है। आगे अष्टांग हृदय का शुक्ल यानी वर्ण बताते हैं, गुरु, स्निग्ध, मधुर, बहल, बहु, और फिर उपमा देते हैं घृत की, माक्षिक यानी शहद की, और तैल की। तो तैल क्या है? तो वो तिल तैल है। तो ये पिच्छिल गुण वर्णन के लिए यहाँ पे जो चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में है ये चित्र दिखाया है। तो ये सीमेन है, तो सीमेन पिच्छिल इस प्रकार का होता है, कफ जैसा, ठीक है, जिससे तंतु बनते हैं। अगर 2 उंगलियों में लिए तो उसको पिच्छिल जानना चाहिए। अभी वर्ण देखेंगे। सबसे पहले क्या बताया वर्ण अलग अलग जगह पे? तो शुक्ल इस प्रकार का उसका वर्ण बताया है। तो चरकाचार्य उसको श्वेत,
स्फटिकाभ इस प्रकार से कहते हैं, सुश्रुताचार्य जी उसको स्फटिकाभ बताते हैं। ठीक है, तो और उसको उपमा जो देते हैं वाग्भटाचार्य जी देते हैं, जैसे घृतमाक्षिक तैल, इस पद्धति से। तो वहां पे भी उसका कलर जो है वो भिन्न भिन्न है। तो ये वर्ण कैसे हो जाते हैं, उसको अगर हम इकट्ठा करें तो क्रिस्टलाइन व्हाइट जो है वो स्फटिकाभ, ये उपमा से हमें जान पड़ते हैं शुक्ल या श्वेत। ठीक है, तो व्हाइट कलर, लेकिन वो क्रिस्टलाइन व्हाइट है, ये जानना चाहिए। ठीक है, देन थोड़े समय में वो शुक्र जो है वो लिक्विफाई होता है। लिक्विफिकेशन टाइम जो है, अगर सीमेन एनालिसिस अपन करवाए तो उसमें ये शब्द आता है लिक्विफिकेशन टाइम। तो वो लिक्विफाई होने के बाद उसका कलर जो है वो स्फटिक जैसा या श्वेत नहीं रहता, वो थोड़ा सा द्रव होने की वजह से वो तेल जैसा या शहद जैसा हो जाता है। तो ऐसे जानना चाहिए। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं, भाई हमने हमारे गुरुजी से सुना है कि प्रकृति की दृष्टि से भी घृत, माक्षिका और तैल वर्ण उसका हो सकता है। जैसे तैल ये ज्यादा लिक्विड है, तो ये वात प्रकृति में के व्यक्ति का शुक्र जो है वो तैलाभ या तैल सदृश होगा। ठीक है, उसमें लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। माक्षिक में जो है वो शहद में, तो वो सेमी सॉलिड है, तो ये विशेषतः पित्त में होगा और इसका येलोइश रेड कलर रहता है। अघृत जो है वो विशेषतः गाढ़ा रहता है और वो येलोइश थोड़ा सा रहता है। तो ये स्थिति कफ की प्रधान शुक्र की होगी। ठीक है, हालांकि इसको कहाँ पे हमें ग्रंथों में या टीकाओं में हमें नहीं मिलता, लेकिन हमारे गुरुजी से हमने ये जरूर बात सुनी है। आप भी इसको चिंतन के तौर पे सोच सकते हैं। आगे वर्ण के बाद यानी कलर के बाद उसका रस यानी टेस्ट बताते हैं। तो टेस्ट ऑफ शुक्र धातु इज सजेस्टेड टू बी मधुर और स्वीट। ठीक है, मधुर यहाँ पे बताया है। ठीक है, चरकाचार्य जी बताते हैं, देखिए दोनों रेफरेंस में, सॉरी, चरकाचार्य के दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में मधुर ये उसका रस बताते हैं। ठीक है, सुश्रुताचार्य जी भी मधुर कहते हैं और अष्टांग हृदयकार भी मधुर बताते हैं। आगे जाएंगे तो अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मैंने जब संदर्भ ढूंढने की कोशिश की ये लेक्चर्स के पीपीटी बनाते हुए 2 दिन पहले, तो most people test of semen, they do feel that it is a mild and inoffensive. Okay, that is the people have described that flavor of particular semen is bitter, slightly salty, sweet or metallic. So see here they have described the taste, but the sweet taste is also there. That is more important. That's why I have quoted this reference, not for the other purposes. I don't want to go in other part of the lecture and I don't want to go more detail, because हम शुक्र धातु की चर्चा कर रहे हैं, न कि केवल सीमेन की। ठीक है, लेकिन व्यक्त स्वरूप जरूर उसका सीमेन है, जिसे देखा और परीक्षण किया जा सकता है, इसलिए उसके उदाहरण हम ले रहे हैं। आगे गंध ऑफ शुक्र, दैट इज द स्मेल और ओडर, तो वो बताया है अविस्त्रम मधुगंधी। तो चरकाचार्य जी ये सब शुद्ध शुक्र के लिए मैं बता रहा हूं आपको, और ग्रंथकारों ने भी वैसे ही वर्ण बताया, फलवत असंशयम। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ये शुद्ध शुक्र के लक्षण है। शुद्धम विजानिया, चिकित्सा संत 30वें अध्याय में बताते हैं। सदगर्भाय, यानी ये प्रशस्त शुक्र के गुण इस प्रकार से होते हैं, विकृत के ऐसे नहीं होंगे, ये तो अर्थापत्ति आती ही है, उससे हमने समझना चाहिए। गंध बताया है विशेषतः शुद्ध शुक्र का अविस्र, यानी उसका जो गंध है वो डिवॉइड ऑफ प्यूट्रिड स्मेल, यानी वो यानी क्या कह सकते हैं हम उसको, हम बिल्कुल जैसे प्यूट्रिफाइड यानी कोई सड़ा हुआ चीज है वैसे नहीं होता है, यानी उसका स्मेल हम ले सकते हैं, इस पद्धति क्या होता है। ठीक है, या तो ग्रंथ में जो शब्द आए हैं विस्र या अविस्र, यहाँ पे शब्द जो है वो विशेषतः गंध हमें जो जानना चाहिए। देखिए चरका, ये मेरे रेफरेंस बुक है, विस्त्र जो है ये जो है वो विशेष स्वेट
जैसे स्वेद का गंध होता है उसको विस्र कहा है, तो अविस्र यानी वैसा नहीं होता। ठीक है, बहु बहु शब्द से हमें क्वांटिटी समझ में आती है। तो ये तो लाजमी है कि जब भी आप वो शुक्र धातु की व्यक्ति कम होगी या विशिष्ट शरीर की अवस्था में शादी के बाद जब भी संबंध कम होंगे या ज्यादा होंगे, कब होंगे, उस दृष्टि से उसकी क्वांटिटी व्यक्त स्वरूप की होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति विवाह यानी शरीर संबंध ज्यादा करता है तो डेफिनेटली उसकी जो क्वांटिटी है वो बहु नहीं रहेगी। तो सीमेन एनालिसिस में भी 2 से 5 ml तक जो क्वांटिटी है सीमेन की वो नॉर्मल बताई है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे बताते हैं बहु शब्द से। इसलिए सीमेन एनालिसिस के लिए भी 3 दिन कम से कम 72 आवर्स एब्सिस्टेंस यानी शरीर संबंध वह व्यक्ति नहीं बनाता है तो ही उसका सैंपल जो है लिया जाता है और उसको ही स्टैंडर्ड उसका फिर जो स्ट्रक्चर है उसको माना जाता है। तो ये बहु तभी आएगा। तो आज की दृष्टि से देखें तो 2 से 5 ml उसका रेंज है, 2 ml से कम है तो वो क्षीण शुक्र या शुक्र क्षय रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया ये बहुत सी चीजों पे बहु शब्द जो है वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अविदाही ऐसी प्रॉपर्टी बताते हैं। विदाह शब्द जो है उससे दाह व्यक्त होता है और विशेषण दाह, तो बर्निंग सिम्टम्स है। तो वो जो शुक्र धातु है वो शरीर में बर्निंग सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता, दाह उत्पन्न नहीं करता है। तो यही उसका अर्थ होना चाहिए कि उसमें अम्ल, क्षार, उष्ण ये गुणों से विदाह उत्पन्न होता है। तो अम्ल, क्षार, उष्ण गुणधर्म उसमें नहीं है, यह उससे रिप्रेजेंट होता है अविदाही से। तो जब जैसे मैंने बताया लेक्चर की मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने ये जाना कि जो आजकल सीमेन एनालिसिस के सो कॉल्ड आधुनिक शास्त्र में जो प्रकार किए जाते हैं तो वो 2 प्रकार प्राधान्यतः होते हैं सीमेन के, मैं बता रहा हूँ न कि शुक्र धातु के। वो व्हाइट स्पर्म और क्लियर स्पर्म। तो व्हाइट स्पर्म कलर को ये करता है और क्लियर जो है वो क्रिस्टलाइन क्लियर या फिर उसको हम कहते हैं कि पानी जैसा। ओके, सो पदार्थ विज्ञान जो मेरा रुचि का विषय है तो वहां पे भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल ऐसे 2 रूप बताए हैं। तो भास्वर शुक्ल जो है वो चका यानी जिसको क्या बोलते हैं, चमक है ऐसे, और न चमकता हुआ श्वेत जो है वो पानी को है। तो पानी जैसा जो है उसको क्लियर समझना पाए चाहिए और दूध जैसा या दही जैसा जो है उसको व्हाइट समझना चाहिए। आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये जो 2 प्रकार बताए हैं उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि अगर वह व्यक्ति संबंध नहीं बनाता है तो उसका थिकनेस रहेगा और उसका कलर व्हाइट रहेगा, और व्यक्ति अगर बारंबार संबंध बनाता है तो उसका जो कलर रहेगा वो लिक्विफाइड रहेगा और वो पानी जैसा रहेगा। तो उसी के ऊपर ये सारा प्रपंच जो यहाँ पे लिखा है, उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, स्पर्म काउंट कैसा रहेगा, वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसमें रहती है या नहीं रहती है, वो क्लॉट कब हो जाता है, उससे क्या हम उसका प्रेडिक्शन, हेल्थ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हेल्थ प्रेडिक्शन बताया है, इसको देखेंगे हम। तो व्हाइट स्पर्म का हेल्थ इंडिकेशन जो है, इट इज द साइन ऑफ गुड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस है ये, एंड ऑल्सो अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो है व्हाइट स्पर्म यहाँ पे शुक्ल वर्ण जो बताया है, इसके लिए मैंने ये टॉपिक या स्लाइड आपके सामने रखी है, इसको जानिए आप, न कि अन्य किसी हेतु से। तो गुड फर्टिलिटी और गुड हेल्दी स्टेज को वो दर्शाता है। ठीक है, और ये जो क्लियर या लिक्विफाइड जो है या पानी जैसा, वो लो फर्टिलिटी और पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें रहेंगी। और ये प्रभावित होता है किससे, अदर इश्यूज देखिए बताते हैं कि इसमें संभोग वो व्यक्ति व्यवहार कम करता है, उसकी नींद कम रहेगी। ठीक है, और उसको क्या रहेगा, उसका बैलेंस डाइट भी रहेगा। इस दृष्टि से उसको व्हाइट स्पर्म यानी गुड क्वालिटी स्पर्म उसमें निर्माण होते हैं। उसको क्लियर स्पर्म, व्हाइट स्पर्म बताया है, लेकिन उसको सीमेन के लिए बताया है ये चार्ट जो है।
आगे जाएंगे, कार्य, शुक्र धातु के कार्य क्या है, तो एक दूसरे के बाद देखेंगे। तो ये सबसे धात्वग्नि का जो वर्णन अच्छा मिलता है वो गृहिणी चिकित्सा में है। तो मैं हमेशा विद्यार्थियों को ये रेफर करता हूँ, बताता हूँ, बार बार एडवाइस करता हूँ कि आप चरक चिकित्सा स्थान गृहिणी चिकित्सा अध्याय जरूर पढ़िए, उसको ध्यान में रखिए, तो आपको धात्वग्नि, भूताग्नि, जाठराग्नि, इसकी जो हमारे सिद्धांत है आयुर्वेद के, वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो 3 पार्ट में चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय अंग्रेजी में अवेलेबल है, आपको अगर समय मिले तो जरूर देखिए, समझ में आएगा। तो शुक्रात गर्भ प्रसाद जाहा, शुक्रात गर्भ प्रजायते, अष्टांग हृदयकार बताते हैं। संग्रह में बताते हैं वाग्भटाचार्य जी, हर्ष बल गर्भोत्पादने है शुक्रम, यानी हर्ष उत्पन्न करता है, बल उत्पन्न करता है और गर्भोत्पादन। और मैंने जैसे बताया कि गर्भोत्पादन यानी ओनली प्रोजेनी या संतति नहीं, नव पेशियों का निर्माण, चाहे वो रस की हो, रक्त की हो। सुश्रुताचार्य जी बताते हैं धैर्य, चवन, प्रीति, देहबल, हर्ष और बीजार्थ। इसमें से कुछ श्लोक यहाँ पे रिपीट हुए हैं। 11वां जो अध्याय है वो श्रेष्ठ कर्म गर्भोत्पादाः, इस प्रकार से, ठीक है। तो शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति, यानी यहाँ पे पहला शुक्र शब्द आया है जहां से गर्भ की उत्पत्ति होती है, तो ये उसका श्रेष्ठ कार्य है, इसमें तो कोई दो मत या दो राय नहीं है। तो पहला रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी दृष्टि से जैसे बीज में समझो आम का बीज है वो, जिसे मराठी में कोय कहते हैं, तो वह आम के बीज में पूरे उसके पत्ते हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसका ट्रंक है, ठीक है, उसके फूल है, उसके यानी उससे बने हुए फल भी है, तो ये सभी उसमें अर्थ है। तो वो सब उसमें निहित होता है, वही शुक्र से, सीड से जानना चाहिए। तो शुक्र शब्द से सीड या बीजार्थ शब्द प्रयोग सुश्रुताचार्य जी ने किया है। और जैसे एक वृक्ष की बीज में सभी उत्पन्न करने की क्षमता उसमें रहती है बीज रूप से, वैसे ही शुक्र धातु में रहती है। इसलिए उसका श्रेष्ठ कर्म जो है वो गर्भोत्पादन है। इस स्लाइड में भी केवल हेल्दी प्रोजेनी बताया है, लेकिन आप जरूर समझिए रीडिंग बिटवीन द लाइंस की वो हर एक पेशी का नवनिर्माण करना भी गर्भोत्पादन है। और इसीलिए जब डायबिटीज, मधुमेह हो जाता है तो उस व्यक्ति की शुक्र धातु का हनन या क्षय हो जाता है, और इस वजह से उस शुक्र धातु की निर्मित हमने अनेक पेशेंट में देखी है कि वो डायबिटीज के पेशेंट के जख्म नहीं भरते। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को अगर शुक्र धातु पोषक कुछ द्रव्य दिए जाए, जैसे वंग भस्म है, त्रिवंग भस्म है, या ड्रेसिंग करते वक्त भी इन द्रव्यों का अगर प्रयोग किया जाए, तो डायबिटीज ऊंड जो है, डायबिटिक ऊंड जो है, जल्दी हील होते हैं। और इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि गर्भोत्पादन यह कार्य अन्य पेशियों की निर्मित या उत्पत्ति, जेनेसिस, इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। आगे दूसरा कार्य है धैर्य, यानी करेज। सो इससे शारीरिक और मानसिक शक्ति जो है, शुक्र धातु अगर शरीर में है अच्छे प्रमाण में, तो वह ज्यादा होता है, उस व्यक्ति में करेज होता है, वो घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता, उसको गुस्सा नहीं आता, और यही धैर्य का द्योतक है। तीसरा है चवन, यानी इजैकुलेशन। जब विशेष पद्धति से कुछ क्रियाएं होती है तो शुक्र धातु वह व्यक्त होता है, ठीक है। तो वह जो इजैकुलेशन है ये स्त्री शरीर में भी होता है, विशिष्ट पद्धति से वह होता है। जैसे पुरुष शरीर में सीमेन की व्यक्ति होती है, वैसे ही स्त्री पुरुष के संबंधों के वक्त स्त्री शरीर में भी यह धातु जो है वो विशिष्ट पद्धति से इजैकुलेट होता है, और उसी को चवन कहना चाहिए, ठीक है। तो विशेषतः यहाँ पे द्रव और सर, ये जो गुण है शुक्र धातु के, उससे ये क्रियाएं होती है, ठीक है। आगे जाएंगे प्रीति, यानी अफेक्शन। तो विशेषतः एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, विशेषतः अपोजिट सेक्स,
उसको भी प्रीति शब्द से जानना चाहिए। लेकिन मैं केवल अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन ऐसे मैं खुद नहीं मानता। अपने व्यवसाय के प्रति, अपने आदर्श तत्वों के प्रति जो स्निग्धता रहेगी, लस्ट रहेगा, अफेक्शन रहेगा, वह भी जो है वो शुक्र धातु का ही कार्य है। पांचवा देह बल, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इससे बनती है। तो यह हम इजीली जान सकते हैं, जैसे कि अगर शुगर केन में से शुगर जूस निकल जाए चरक में से, तो वो जो शुगर केन जो डंडा है वो वैसे के वैसे नहीं रहता, तो उसकी स्ट्रेंथ पूरी चली जाती है। वैसे ही, और अगर आप मैरिड किसी पुरुष को पूछेंगे, व्यक्ति को पूछेंगे, तो जरूर कितना भी हेल्दी यंग वो व्यक्ति का क्यों ना हो, स्त्री हो पुरुष हो, कि शरीर संबंध के बाद वह व्यक्ति को थकावट जरूर महसूस होती है। तो इसी से हम जान सकते हैं कि जब वो शरीर में रहता है तब उसको हम व्यक्ति को शरीर का बल, देह बल उससे मिलता है। तो छठा है हर्ष या आनंद, प्लेजर। तो प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो शुक्र धातु की अगर उस व्यक्ति में है, निश्चित रूप से हम यह शुक्र धातु शरीर में प्रमाण है, उसके ही कार्य प्राकृत शुक्र के धातु के देख रहे हैं। तो वह जो आनंद मिलता है शरीर संबंध बनाने के बाद, वह भी जो है कार्य शुक्र धातु का ही है। ठीक है। तो ये 6 कार्य, तो कम से कम हमने इतने ध्यान में रखने हैं और हमें उसका स्पष्टीकरण भी जानना है। अभी विकृति हर एक धातु की जैसे होती है वैसे ही शुक्र की विकृति भी है। एक तो है शुक्र धातु की वृद्धि और शुक्र धातु का क्षय। सबसे पहले जानेंगे शुक्र क्षय को, यानी शुक्र धातु कम होना। तो ये क्वालिटेटिव भी रहेगा और क्वांटिटेटिव भी रहेगा। कभी कभी क्या होता है, क्वांटिटी होती है लेकिन क्वालिटी उसमें नहीं होती, तभी ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो दौर्बल्य, मुखशोष, पांडुत्व, सदन, श्रम, क्लैव्य, ठीक है, और क्षीण शुक्र विसर्ग, यानी ये क्या हो गए, वीकनेस, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है, पेलनेस ऑफ योर बॉडी स्किन, देन फटीग, इम्पोटेंसी, तो इनफर्टाइल हो जाता है वो पुरुष या स्त्री, और डिलेड इजैकुलेशन, यानी बहुत लंबे समय तक शरीर संबंध बनाने के बाद भी उसको वो जो अवस्था है इजैकुलेशन का, वो आनंद अवस्था प्राप्त नहीं। ठीक है, यही सुश्रुताचार्य जी बताते हैं 15वें अध्याय में सूत्र स्थान के, मेढ्र वृषण वेदना, यह उनने ज्यादा बताया, यानी वो पेनिस में या टेस्टिस में वहां पे उसको वेदना रहेगी। स्त्री विशिष्ट शरीर में वो स्त्री जेनाइटालिया जो रहेगा वहां पे उसको, उस स्त्री को वेदना रहेगी। और शक्ति मैथुने, यानी वह संबंध जो है, मैथुन जो है, वो उसके लिए उसको उसमें शक्ति उस व्यक्ति में नहीं रहती। चिराद्वा प्रसेको, इसका अर्थ वही है अविसर्ग, डिलेड इजैकुलेशन। ठीक है, या कभी कभी डिलेड इजैकुलेशन, ये तो उसके बाद की भी स्थिति होती है कि इजैकुलेशन के वक्त रक्त भी शुक्र के साथ आता है, तो ये भी शुक्र क्षय का लक्षण सुश्रुताचार्य जी बताते हैं। अष्टांग हृदयकार जो है उन्होंने धूमायतीव, यानी डिलेड इजैकुलेशन, रक्तयुक्त इजैकुलेशन या सीमेन बाहर आना कम प्रमाण में, कम मात्रा में, और शुक्र आता ही नहीं या वीर्य सीमेन बाहर आता ही नहीं, केवल धूमवत, धुआं आए ऐसे वहां पे प्रतीत होता है, तो उसको अष्टांग हृदयकार वाग्भट उसको ऐड करते हैं, अलग से उन्होंने बताया है। अभी देखिए, ये अष्टांग संग्रहकार जो है वो हर चीज इकट्ठा बताते हैं, और कुछ ज्यादा भी उन्होंने बताए हैं, जैसे तिमिर दर्शन, यानी आंखों के ऊपर अंधेरा छाना। ठीक है, आगे उन्होंने बताया अंगमर्द। ठीक है, अंगमर्द यानी पूरे बॉडी में एक होता रहता है, वेदना होती रहती है। तो क्लेब्य तो पहले भी आ चुका है। मुष्क, तो मुष्क यानी वृषण, यानी टेस्टिस, वहां पे तोद यानी कुछ पेनेट्रेटिंग टाइप ऑफ वहां पे वेदना होती है। इस प्रकार से सरक्त निषेकन वगैरह आगे पहले बता चुके हैं। तो ये हमने इकट्ठा जानना है सभी शुक्र क्षय लक्षणों। ठीक है, अब यही हमने अब
सब डिटेल में अभी एक स्लाइड में हमने समझ लिया। तो शुक्र क्षय किस कारणों से होता है, तो ग्रंथकार उसकी कुछ हमें कारण बताते हैं। तो पहले जरया यानी वृद्धपन यानी एजिंग प्रोसेस में शुक्र धातु का क्षय अपने आप हो जाता है। तो अगर व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसके शुक्र धातु जो है कम होता है। अगर वो वृद्ध नहीं है, तरुण भी है, एडल्ट भी है, तो चिंता से भी वात की वृद्धि होती है, और जैसे ही वात की वृद्धि हुई तो धातुओं का क्षय होता है। ठीक है। और आगे और कारण बताया है, व्याधि, कुछ विशिष्ट व्याधि होते हैं उसमें भी शुक्र क्षय होती है। ठीक है। कर्म कर्षणाद भी होता है, यानी कर्म कर्षण इस शब्द से क्रियाएं जो है फिजिकल एक्टिविटीज अगर हम कम कर देते हैं तो भी शुक्र का क्षय होता है। और एक कारण बताया है अनशनाद, यानी हम बार बार अनशन उपवास करें, बैलेंस डाइट नहीं ले तो भी शुक्र क्षय होता है। और स्त्री का अतिसेवन यानी संबंध ज्यादा होना या ज्यादा बनाना, या स्त्री सेवन ज्यादा करना, या परस्पर पुरुष सेवन स्त्री सेवन। ठीक है, यानी मैथुन क्रिया ज्यादा अनेकों बार करना शरीर की क्षमता से अधिक, यह भी शुक्र क्षय का कारण है। ठीक है। आगे सुश्रुता चरकाचार्य जो बताते हैं, तो विशेषतः क्षीयन्ते धातवा सर्वे तथा शुष्यति मानवा, यानी उसका शोष होता जाता है, वो सूखते जाता है, अति व्यवाय, यह उन्होंने कारण बताया सूत्र स्थान दूसरे अध्याय में। ठीक है, यानी चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय का चरक जी का जो रेफरेंस है वो ज्यादा विस्तृत रीत्या बताता है। जरा यानी वृद्धावस्था या एजिंग प्रोसेस, चिंता, ठीक है, कर्म कर्षण यानी कर्म फिजिकल कम करना काम, ठीक है, यानी कर्म योग जो है वो व्यक्ति अगर भूल जाए तो व्याधि, और अनशन यानी बिल्कुल न खाना या निकृष्ट दर्जे का खाना, और स्त्री का अति सेवन, ऐसे 5 कारण प्रधान बताए। शुक्र वृद्धि के लक्षण क्या है, तो वह भी हमें दिखाई मिलते हैं कि शुक्राश्मरी होती है। ठीक है, या शुक्र अधिक प्रमाण में बाहर आता है, स्त्री सेवन की अधिक इच्छा होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 प्रधान लक्षण बताते हैं, एक्सेस लिबिडो, ये शुक्र अश्मरी यानी कैलकुलाई, और विशेषतः यहाँ पे अति स्त्री कामता से एक्सेस लिबिडो दिया, शुक्राश्मरी लिया, ये मुख्य लक्षण है। तो ये 3 नहीं, सॉरी 2 ही हो जाते हैं। तो सप्त धातुओं की विविध सारता अलग अलग से बताई है, वैसे ही चरक मीमांसा 8वें अध्याय में और सुश्रुत सूत्र स्थान 35वें अध्याय में शुक्र सार के लक्षण बताए हैं। स्निग्ध संहत श्वेत अस्थिदंत नख बहुल काम प्रजम शुक्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार से उस व्यक्ति की जो है शुक्र सारता बताई है। तो विशेषतः चरक जो बताते हैं वो सौम्य प्रेक्षिण क्षीर पूर्ण लोचन प्रहर्ष बहुल। इससे क्या है, तो विशेषतः जो व्यक्ति है वो आनंद बहुत उत्तम से उसको प्राप्त होता है, वो स्त्री संभोग का या मैथुन का आनंद हो या अन्य व्यवहार में भी। क्षीर पूर्ण लोचन से अर्थ लेना चाहिए, मैं मराठी में हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, पानीदार डोळे, यानी उस आंखों की, उस व्यक्ति के आप देखो तो देखते ही रह जाओ, इस प्रकार की आंखें रहती है। जैसे मैं हमेशा मधुबाला जो 60s की हीरोइन थी उनका उदाहरण देता हूँ। सौम्य प्रेक्षिणा यानी वो जो व्यक्ति रहते हैं वो बहुत ही जेंटल रहते हैं और दिखने में भी वो बहुत दयालु दिखाई देते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार से शब्दों का भी वो अनुचित या हिंसक शब्द प्रयोग नहीं करते, तो दैट इज सौम्य प्रेक्षिण। सौम्य का अर्थ है जेंटल, तो जो है ये व्यक्ति जो है वो शांत धीर गंभीर इस प्रकार का उनका नेचर। आगे बताए स्निग्ध वृत्त सार सम संहत शिखर दशना, तो ये दशन है यानी टीथ यानी दांत है, वह कैसे रहते हैं, तो अंशियस यानी ऑयली चमकदार रहते हैं, राउंड यानी वृत्त यानी वो गोलाकार रहेंगे आकार में, विदाउट एनी डर यानी उसके ऊपर धब्बे चकत्ते या खुरदरे वो बिल्कुल नहीं रहेंगे, और एक प्रकार से दंत प्रक्रिया समान रहेगी। ठीक है, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव शिखर यानी ब्यूटीफुल रहेंगे।
प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर, तो उनका वर्ण और स्वर जो है यानी उनका कॉम्प्लेक्शन, स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है और स्वर मधुर रहेगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव यानी नेचुरल उसमें ग्लोइंग टेंडेंसी या अपीयरेंस रहेगा। भ्राजिष्णु, तो भ्राजिष्णु यानी क्या है, तो वो व्यक्ति जहां जाते हैं वहां अट्रैक्शन का केंद्र हो जाते हैं, क्योंकि वो दिखते ही इतने ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है कि कोई अपनी नजर रोक नहीं पाता उनके तरफ देखने से। आगे बताया है महास्फिक, यानी शुक्र के जो स्थान शरीर में बताए हैं वहां पे स्फिक यानी ग्लूटियल रीजन जो है वो भी एक स्थान बताया है, और इन व्यक्तियों में वो जो ग्लूटियल रीजन रहता है वो ज्यादा डेवलप हुआ रहता है, इसलिए उसका आकार महा यानी बड़ा रहता है अन्य व्यक्तियों के तुलना में। ठीक है। और स्त्री प्रिय उपभोग, तो देखिए पुरुष विशिष्ट वीर्य शब्द का प्रयोग आया है या स्त्री प्रिय उपभोग ऐसे बताया है, तो ये अपोजिट के लिए भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्त्री शरीर के बारे में ये कुछ भी नहीं होता। तो पुरुष अगर स्त्री का वर्णन किया जाता है तो इस प्रकार से रहेगा, और पुरुष का अगर वर्णन है व्यक्ति का तो वो स्त्री के लिए लेना चाहिए अट्रैक्शन के तौर पर। ठीक है, तो अपोजिट सेक्स को जो है वो जानना चाहिए। बलवंत रहते हैं यानी उनमें फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। सुख यानी उनका आयु लाइफस्टाइल जो रहेगी वो बहुत ही हैप्पी रहती है। ऐश्वर्य यानी उनके पास जो साधन सामग्री संपत्ति है वो विपुल रहती है। आरोग्य भी उनका अच्छा रहता है। वित्त यानी अर्थ, पैसा, धन संपत्ति उनके पास वेल्दी उनकी सिचुएशन रहती है। सम्मान भाज यानी समाज में उनको जो व्यक्तित्व है उनको ज्यादा ही उनको प्लीज किया जाता है, यानी उनको क्या बोलते हैं उसको प्रेषित किया जाता है ऐसा कहेंगे हम, क्योंकि वो व्यक्तिमत्व सुख संपन्न ऐश्वर्य सब शारीरिक मानसिक दृष्टया बैलेंस ऐसे रहने की वजह से वो समाज में सम्मान का पात्र हो जाते हैं। अपत्य भाज, देयर विल बी नो इनफर्टिलिटी, उनको बहुत ही संतान उत्पत्ति उनमें रहती है, इसलिए बहुत सारी उनको आज के समय में नहीं कह सकते, लेकिन उनमें सेक्सुअल कैपेसिटी और फर्टिलिटी होने के कारण वह व्यक्तियों में अपत्य जो है बिल्कुल उन व्यक्तियों को रहते हैं, इसलिए उनको अपत्य भाज ऐसे भी कहा है। तो इस दृष्टि से हमने इस विषय को जानना चाहिए। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई हैव ट्राइड टू टीच यू। तो फिर मिलेंगे अगले हमारे लेक्चर में। तो आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और आपकी जो भी सूचनाएं हैं या टॉपिक्स है या भाव है वो कमेंट्स में जरूर व्यक्त करिएगा, वो मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं। धन्यवाद।